हाँ जी। तो हम पुराने वाला पढ़ रहे थे, आपने रिवीजन वगैरह किया होगा। आज वाले पे फिर मैंने थोड़े आपके क्वेश्चन देखे, हालांकि मैंने पिछले दोनों वीडियो में कोशिश की थी कि आपके सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर आ जाए, फिर भी कई लोगों के लिखे हुए थे। मैं एक बार बता दूं आपको कि क्या आंसर हो सकता है किसी का। एक कोई क्वेश्चन है कि नरमपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्णकालीन योगदान क्यों नहीं दिया एवं जनता को इस आंदोलन से दूर क्यों रखना चाहते थे। मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी, भाई साहब नौकरी पेशा लोग थे, बाल बच्चे वाले लोग थे, उनको दूसरे काम भी करने थे शुरू के अंदर। वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं थे। फुल टाइम पॉलिटिशियन बाद के अंदर आने लगे थे, पॉलिटिक्स भारत में नई नई आई थी। इसलिए केवल वो शौकिया टाइप के लोग जिनके अंदर पढ़े लिखे होते थे, राष्ट्रवाद की भावना होती थी, वो ही ज्वाइन किया करते थे। पढ़े लिखे लोग कितने से थे, थोड़े से लोग थे। फिर वो नौकरियां किया करते तो अपना उनमें टाइम देते। उनका विचारधारा ये थी, उनका मानना ये था कि अंग्रेज न्यायप्रिय है, एक बार जाके कहेंगे तो अपने आप दूर हो जाएगा। जनता को क्यों दूर रखना चाहते थे, कल वाले में साफ साफ आंसर है। उनको लगता था कि जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक जनता राष्ट्रवाद का मतलब नहीं समझेगी। और सच्चाई भी बड़ी सी यही है कि बाद में धीरे धीरे गर्म दल वालों को यदि जनता का समर्थन मिला तो उसके पीछे ये भी है कि एजुकेशन कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। कल मैंने फिर मैं बता रहा था कि करजन तो विश्वविद्यालय जब कमीशन बनाता है तो यही रीजन था उसका सबसे बड़ा, कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा होने लग गए, ज्यादा होने लगे तो राष्ट्रवाद की भावनाएं ज्यादा आने लग गई है, ज्यादा आने लग गई है तो जनता ज्यादा आंदोलनों से जुड़ने लग गई, जनता ज्यादा आंदोलनों से जुड़ने लग गई, तो इन पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। वो शुरुआत में वस्तु स्थिति ढंग से समझ रहे थे। मैंने कल ही कहा था कि नरमपंथियों को आप आलोचना की दृष्टि से कम देखिए, उनकी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो शुरुआती दौर था, उसमें खूब सारी गलतियां होती है। जैसे अपने इसमें हो रही है, ऐप बनाया, उस ऐप में अपने चलता नहीं है, किसी की कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ये शुरुआत का दौर है। शुरुआत के दौर में ऐसी कई गलतियां होती है। मैंने फिर गोखले का स्टेटमेंट बताया, गोखले कहता है कि हमारी असफलताओं में सफलता निहित है। वरना ये थोड़ी है कि वो जानबूझ के गए जनता नहीं आएगी रे हम आएंगे। पर शुरुआत में उनकी आइडियोलॉजी ये थी। हालांकि बाद में हमने देखा कि उनकी आइडियोलॉजी में कुछ लूप होल थे, तो नई वाली आइडियोलॉजी आ गई, सीधी सी बात है। फिर कोई ढंग के क्वेश्चन तो क्या है, सर तिलक की कोई भूमिका नहीं रही इस सब में। मैंने बताया तिलक जब आए गरम दल वाले के अंदर है तो नरम दल वाले में तिलक की क्या भूमिका रहेगी। वो बाद में फेमस हुए थे, बाद में ही बड़े नेता बने थे वो, तो धीरे धीरे बाद में रोल आना शुरू हो गया उनका। तब तक उन नरमपंथियों का कब्जा था तो उनकी भूमिका कैसे आएगी, सबकी एक साथ तो चल नहीं सकती ना। तो एक किसी ने लिखा कि कांग्रेस ने पहले पार्ट में किसानों और मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा था पहले अधिवेशन में नहीं सोचा। ये कब कहा कि पहले 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 पार्ट में नहीं सोचा था, पहले अधिवेशन में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। फर्स्ट धीरे धीरे तो उन्होंने बात की थी। फिर किसी ने लिखा है कि तो इसे इकोनॉमिक राष्ट्रवाद क्यों कहा जाए, और मैं तो दूसरा वैसे कहता हूं कि इकोनॉमी में केवल किसान और मजदूर थोड़ी आते हैं, इकोनॉमी में खूब सारी बातें आती है। तो कम से कम शुरुआत में वो दूसरी बातें तो कर रहे थे, धीरे धीरे उनके किसान मजदूरों वाली बातें समझ में तो उन्होंने वो बात भी की थी। वो हम पहले अधिवेशन का पढ़ रहे थे, नहीं कि पहले पार्ट का, है ना। तो दोबारा से ही सुनना भाई। फिर और तो क्या है, एक कोई और था यार, कहाँ चला गया कमेंट और था। हाँ, किसी ने लिखा कि क्या है, सर झलकारी बाई के बारे में बताओ, सर उद्दा देवी पासी के बारे में बताओ। तो प्लीज थोड़ा सा, जिन भैया ने भी ये कमेंट किया ना, वो भैया झलकारी बाई के उद्दा देवी पासी के बारे में देख ले नेट पे कि झलकारी बाई और उद्दा देवी पासी कब थी। जब वो थोड़ा सा नेट पे देखेंगे तो पता चलेगा कि वो 1857 की क्रांति में थी। क्या अभी हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं? नहीं। तो मैं जब भी 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा आपके सवाल को ध्यान रखूंगा, उस समय इनको डिस्कस कर लेंगे, उस समय इनकी बातें भी बता देंगे। आप कोशिश किया करें कि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं उस टॉपिक को आप यहां से पढ़ें, इसके अलावा आप और जहां से पढ़ सकते हैं वहां से पढ़ लें। मैंने यशपाल एंड ग्रोवर वाली बुक बताई थी, वहां से पढ़ लें आप। विपिन चंद्रा की एक बुक आती है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, वो मंगा के वो पढ़ लें आप। शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक आती है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, वो पढ़ लें आप। आपके पास कोई एनसीईआरटी पढ़ी, राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ी, वो पढ़ लें आप। उसमें कोई नई बात आपको पता चले और आपको समझ नहीं आए, आप लिख देना कि सर ये वाला थोड़ा सा मैटर और था, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपको। या पुराने पेपर देख लिया करें, पुराने पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन मिले कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार से हो गया, तो मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से हो गया। थोड़ा सा यहां पर आ जाए, बाकी जो टॉपिक आएगा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें बता दूं, तो थोड़ा ये कोऑपरेट कर दें आप। फिर पुराने वाला रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी तो वो है भाई, रिवीजन करवाना, तो फटाफट रिवीजन करते हैं। तो
रिवीजन, और मुझे लगता है 10 मिनट में अपनी इतनी क्लासों का रिवीजन कर देंगे। पहली क्लास में क्या पढ़ा कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण पहले अंग्रेजों में पहले तो राजनीतिक एकता, प्रशासनिक एकता, रेलवे का विकास, शिक्षण संस्थाओं का विकास और फॉरेन कॉन्टेक्ट। फिर हमने पढ़े नेगेटिव में कॉलोनियल पॉलिसीज, नस्लीय श्रेष्ठता की मनोग्रंथि, ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार, लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज और इल्बर्ट बल कंट्रोवर्सी, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे? बंगाल जमींदार सभा, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर नीचे जाओ, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। फिर उधर जाओ, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पुनः सार्वजनिक सभा। कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, एयो ह्यूम इसके संस्थापक थे। 84 के अडियार के थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले सम्मेलन में पहली बार बात की थी, इंडियन नेशनल यूनियन बनाएंगे, पूना में सम्मेलन करेंगे। पूना में हुआ नहीं, प्लेग फैल गया, इसलिए बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। दादाभाई नौरोजी ने का नाम रखो कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब जनता। अमेरिका से ये शब्द उठाया था, 72 लोग गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं गए इसके अंदर। 9 प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन इनमें से कोई भी किसानों या मजदूरों से संबंधित नहीं था। पहले के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो पहले अध्यक्ष है, ईसाई थे तो आप पहले ईसाई अध्यक्ष कह सकते हो। 1886 आपके कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी फर्स्ट पारसी अध्यक्ष। मैंने कल एक बात और बताई थी, यदि किसी ने सुनी हो, कि उस अधिवेशन में डफरिन ने कलकत्ता के अंदर उनको चाय पे बुलाया था। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल फर्स्ट अंग्रेज। 1889 बॉम्बे, विलियम वेडरबर्न एयो ह्यूम की जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी। बाद में 1910 के इलाहाबाद सम्मेलन में वापस बने थे। फिर आपके 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता, कदम्बिनी गांगुली भाषण देने आई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी। 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी पहली बार। वंदे मातरम, आनंद मठ, वकीम चंद्र चटर्जी। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन को अप्रूवल। 1906 कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे। 1907 सूरत, आपके ताप्ती नदी के तट पर 23वां अधिवेशन लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। नागपुर के अंदर होना था, तिलक के प्रभाव की वजह से इसको यहाँ पे सूरत के अंदर लेके आए थे। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया था। नरम दल और गरम दल के अंदर विभाजन हो गया था। 1908 मद्रास, वापस रास बिहारी घोष। उसके बाद 1911 कलकत्ता, बिशन नारायण धर, पहली बार जनगण मन गाया गया था। फिर 1916 आपके लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, उसमें नरम दल गरम दल में समझौता, कांग्रेस और लीग में समझौता, इसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। उसके बाद में आगे आपके 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट फर्स्ट वीमन। 1923 दिल्ली का स्पेशल सेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट। 1924 गांधी जी, बेलगाम, हिंदी की बात की गई। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वीमन। 1926 गुवाहाटी, श्रीनिवास अयंगर, खादी अनिवार्य की गई। उसके बाद 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू 1919 के अमृतसर सेशन में कर चुके थे। 1929 लाहौर, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, गांधी जी को लीडरशिप दी जाएगी। 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद में आपका 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी अरविंद समझौते को मान्यता, सविनय अवज्ञा आंदोलन विड्रॉ करेंगे हम। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर हम भाग लेंगे। हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैनिफेस्टो जारी करेंगे, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ट्रेड यूनियन को ऑटोनॉमी, ये सब चीजें मांगी। नौजवान भारत सभा के सदस्यों ने गांधी जी का विरोध किया। ये भगत सिंह की पार्टी थी, क्योंकि भगत सिंह की फांसी की वजह से वो लोग नाराज थे। गांधी जी ने कहा था गांधी कैन डाई बट गांधीयन जो गांधी जम है कांट। और उसके बाद में हमने आगे बढ़ा 1932। उसके बाद में 1932 वाला, जिसमें मदन मोहन मालवीय जेल के अंदर थे दिल्ली, और अमृत रणछोड़ दास गट्टानी ने अध्यक्षता की। 1933 अगेन मदन मोहन मालवीय जेल में थे, नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की उसकी, कलकत्ता। फिर 1936 वापस जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ, अखिल भारतीय किसान सभा, एनजी रंगा और उसके आपके सहजानंद सरस्वती ने बनाई। 1937 फैजपुर, वापस जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष एनजी रंगा। उसके बाद 1938 हरिपुरा, सुभाष, प्रजामंडलों को समर्थन, प्लानिंग कमेटी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। 1939 त्रिपुरी, सुभाष वर्सेस पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया सपोर्टेड बाय गांधी जी, और उसके बावजूद सुभाष जीत गए। कार्यकारिणी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, सुभाष अलग हो जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, राजेंद्र प्रसाद को इसमें अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद में आगे आपके 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव 6 साल तक रहे, बाद में तो सबसे लंबे प्रेसिडेंट हो गए। 1946 मेरठ, जेबी कृपलानी। 1947 दिल्ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1948 पट्टाभी सीतारामैया, जयपुर। ये लो भाई, मतलब ले दे के इतना पूरा पढ़ने के अंदर ही 5-6 मिनट लगती है। तो कल वाला रिवीजन और करा दूं मैं तो आपको फटाफट, कि भाई पिछली 2 क्लासों के अंदर जो हुआ था वो नरम दल गरम दल के बारे में पढ़ा। पहले पढ़ी नरम दल की विचारधारा, तो नरम दल की विचारधारा सबसे पहले अंग्रेजों के बारे में, न्यायप्रिय लोग है और देवताओं का वरदान है।
उसके बाद में भारतीयों के बारे में पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, इस वजह से इनको नेशनल मूवमेंट में शामिल मत करो और इनको एजुकेशन दे दो। आंदोलन कैसे चलाना है, सेशन बुलाओ, मेमोरेंडम दो, एप्लीकेशन दो, मीटिंग्स करो। कौन शामिल होगा, एवरी इंडियन। कौन सा, तो प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक लिंग, प्रत्येक क्षेत्र, सबका किया जाए। कंट्रीब्यूशन क्या था, इनिशिएट, ऑर्गेनाइज, लीडरशिप, सेकुलर फॉर्म। दमन से बचाने में कहीं ना कहीं इसको सफल रहे थे वो लोग, और इनकी वजह से कई सुधार भी करने पड़ गए थे, जैसे 1896 लोक सेवा आयोग, उसके बाद में आपका 1892 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1896 का वेलबाई कमीशन जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन हुआ करता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को इन्होंने पॉपुलराइज किया, इसलिए इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहा जाता है। तो उसके बाद में आ जाओ आप आगे, इनकी कमियां, तो इनकी कमियां हमने देख ली थी कि इनकी वो जो पॉलिटिकल मेंडिकेसी पॉलिसी थी, इस वजह से यूथ इनके साथ में नहीं जुड़ पाया था। फिर ये ब्रिटिश रूल का रियल करेक्टर नहीं पहचान पाए थे, इंडियन जो पीपल थे उनको अंडर एस्टिमेट किया था, इसलिए मास मूवमेंट नहीं बना पाए थे उसको। ये पार्ट टाइम कंट्रीब्यूशन ही दिया करते थे, फुल टाइम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए थे अपना राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। तो ये इनकी कुछ होगी थी कमियां। जो गरम दल, इनकी विचारधारा, उन्होंने कहा जाओ साम्राज्यवादी है, औपनिवेशिक है, शोषणकारी है, जनता पॉलिटिकली इमैच्योर है, उसके बावजूद भी शामिल करो, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व से उत्तरदायित्व विकसित होता है। उसके बाद में आगे हमने पढ़ा कि उनके आंदोलन कैसे चलाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, इन सब से करेंगे। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो उनका कंट्रीब्यूशन उन्होंने मास मूवमेंट बना दिया, ब्रिटिश शासन का जो रियल करेक्टर था उसको रिवील करने में सफल रहे, स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना हुई, तो इससे उनको स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया, तो इंडिजिनस इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, उसको बूस्ट मिला। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए, तो एजुकेशन प्रमोट हुई अपने आप के अंदर। और उन्होंने जो पर्सनल सेक्रीफाई के एग्जाम्पल सेट की, तिलक पहले राजनेता थे जिनको जेल भेजा गया था। उसके बाद में आगे आ गए थे हम उनकी कमियां, तो उन्होंने नरमपंथियों की आलोचना ज्यादा की, उन्होंने ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया, इसलिए अंग्रेजों ने उनका दमन कर दिया, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया, तो मुस्लिमों को साथ नहीं जोड़ पाए और आपस में यूनाइट नहीं थे। अब भारत का पहला जो अहिंसक आंदोलन हुआ था, इस नेशनल मूवमेंट में पहली बार जो जनता का आंदोलन देखने को मिला था, वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अब आज हम उस स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम इसकी भूमिका बना रहे थे कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, कौन से नेता आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। अब हम यहां से शुरू करते हैं। देखो, स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया हमने, मैंने वापस बताया था, बीच में बातें बताई थी कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। मैंने खूब सारी बातें बताई थी कि बंगाल में आता क्या क्या था, उसने विभाजन क्यों कर दिया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन कर देता है कर्जन। कर्जन करता है ऐसा। लॉर्ड कर्जन अपना गवर्नर जनरल था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू किया था। क्यों किया? कर्जन ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया, प्रशासनिक दुविधा हो रही है, हमारे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं खूब सारे, और उसके कहने का मतलब भी सही था कि यार इतना बड़ा राज्य को एक आदमी कैसे संभाल सकता है यार। इतना बड़ा राज्य, मतलब बांग्लादेश भी आपका, पश्चिमी बंगाल भी आपका, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम, और वो सातों सारे के सारे मिला के वो और है। इतने बड़े को यार आप एक साथ नहीं संभाल सकते उसको। तो क्या किया जाए, तो उनका इसको दो टुकड़ों के अंदर बांटा जाए। जो उधर वाला बांग्लादेश और असम वाला जो बेल्ट है, इसको मिला के तो एक बना दो, पूर्वी बंगाल बना दो। अपना आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, तब तक झारखंड वाला था नहीं, ये बिहार और उड़ीसा वाला जो है, इसको मिला के अपने एक बना दिया जाए। तो उसने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो बना दिए थे, दो भागों में विभाजन कर दिया था। उसने कहा भाई दो होंगे तो थोड़े छोटे राज्य होंगे, छोटे राज्य होंगे तो उनको सरलता से संभाला जा सकेगा। और आज भी जब वैसे तो देखें तो उसकी बात सच्ची सी मालूम होती कि आज हमने कितने पार्ट कर रखे हैं, देख लो। आज बंगाल अलग है, उड़ीसा अलग है, बिहार अलग है, झारखंड अलग है, बांग्लादेश अलग है, उनको छोटे छोटे वालों को हमने और अलग कर रखा। तो खूब सारे पार्ट आज भी हमने कर रखे। तो उसने इस चक्कर में दो कर दिए। पर हमने कहा कि नहीं, ये राष्ट्रवादियों को तोड़ना चाहता है, क्योंकि सबसे अधिक राष्ट्रवाद कहीं पे था तो बंगाल में था, और बंगाल में भी राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा हिंदुओं में था। तो हमने कहा कि ये हिंदुओं में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है उनको तोड़ना चाहता है, दो भागों में अलग अलग करना चाहता है, ताकि ये लोग संगठित होके और ये नहीं कर सके। और पूर्वी बंगाल उसने मुसलमानों को दे दिया, पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा हो गए थे वहां पर। तो ये कहा कि ये हिंदू और मुसलमानों को भी आपस के अंदर लड़ाना चाहता है। तो हम कहते हैं कि ये उनकी फूट डालो राज करो की नीति थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, इस वजह से उसने किया था।
कि वो हमें लड़ाना चाहता है। किस बात पे लड़ाना चाहता है? वो हमें हिंदू वर्सेज मुस्लिम को लड़ाना चाहता है। उसने कहा कि साहब पूर्वी बंगाल मुसलमानों का और पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का। वो हमें बांग्ला और नॉन बांग्ला के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। उधर जो बांग्लादेश वाला पार्ट था उधर ज्यादातर बांग्ला भाषी चले गए थे, बांग्ला स्पीकिंग लोग थे वो चले गए थे, और इधर दूसरी साइड में जो अपने बिहार उड़ीसा वाला था इधर नॉन बांग्ला रह गए थे। और नॉन बांग्ला में इतना राष्ट्रवाद नहीं था जितना उस समय बांग्ला के अंदर था। तो हम कहते हैं कि वो इस वजह से ऐसा करना चाहता था। थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना, बाकी कर्जन जब सेपरेट अलग से पढ़ेंगे तभी और बातें आ जाएगी, उसमें लिखा हुआ भी आ जाएगा। अभी ध्यान देना कि उसने बंगाल विभाजन का उसके द्वारा जो कारण बताया गया था, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, वो तो ये था कि साहब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल आ रहे हैं हमारे कुछ, इस वजह से कर रहे हैं। हम जो एक्चुअल कारण बताते हैं, हम कहते हैं उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। किसको डिवाइड करना चाहते हैं? तो हिंदू वर्सेज मुस्लिम को करना चाहते हैं, बांग्ला स्पीकिंग वर्सेज नॉन बांग्ला स्पीकिंग को करना चाहते हैं, इसलिए उसने बंगाल विभाजन कर दिया। हमारे को लगा कि यार बंगाल विभाजन कर दिया, अब क्या करें? नरमपंथियों का तरीका था एप्लीकेशन दो, ज्ञापन दो, अधिवेशन करो, सभा करो, और हमें लगा इस तरीके से अंग्रेज नहीं मान रहे। गर्मपंथियों का उभार हो रहा था। गर्मपंथियों ने कहा हम बताते हैं तरीका, अंग्रेजों का सामान खरीदना बंद कर दो, अंग्रेजों का बॉयकॉट करना बंद कर दो, सॉरी अंग्रेजों का बॉयकॉट करना शुरू कर दो। और जब इनका बहिष्कार करना शुरू कर दोगे तो अंग्रेजों की बुद्धि अपने आप आ जाएगी, झक मरा के इनको तो अपने बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ जाएगा। तो हम आज के बाद केवल स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे, स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। इसलिए बंगाल विभाजन के खिलाफ हमने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम, सिंपल प्री का क्वेश्चन बनता है, स्वदेशी आंदोलन नामक आंदोलन कौन सी घटना के तुरंत बाद चलाया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो आंदोलन चलाया गया था वो स्वदेशी आंदोलन था। या ये कोई पूछे बंगाल विभाजन का परिणाम कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी मूवमेंट। कोई पूछे स्वदेशी आंदोलन का कारण कौन सी घटना थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी स्वदेशी आंदोलन के अंदर, कब हुआ, क्या हुआ, सारी बातें पढ़ देखो। दो तीन सन याद रखने वाली चीज है, मैं दोनों तीनों एक साथ बताता हूं आपको। ये देखो चार चार बात पढ़ते हैं अपन। करजन 19 जुलाई को यह घोषणा करता है कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। 19 जुलाई 1905 को करजन द्वारा घोषणा की गई कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। हमारे नेताओं को पता चला कि यार ये क्या कर रहे हो, तो हमारे नेताओं ने इसके खिलाफ आंदोलन जो स्वदेशी शुरू किया था वो 7 अगस्त को शुरू कर दिया था। 7 अगस्त को कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ी सभा रखी गई। कहते हैं लगभग 50,000 के आसपास लोग उस सभा के अंदर इकट्ठे हुए, और उस सभा को एक बड़े नेता आनंद मोहन बोस ने एड्रेस किया। देखो कल या परसों में कमेंट पढ़ रहा था तो किसी कमेंट था, सर आनंद मोहन बोस वगैरह कहाँ चले गए? ये रहे भाई रे, आनंद मोहन बोस ये रहा। आनंद मोहन बोस स्वदेशी आंदोलन की जो पहली मीटिंग हुई थी उसको एड्रेस करने वाला कोई बंदा है तो आनंद मोहन बोस है। और वो एक 50,000 लोगों की सभा को वहां पे संबोधित करते हैं कि नहीं, हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, हम ये बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। और जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार के कानों पर इस विरोध की जूं नहीं रहेंगी। करजन इस विरोध को दरकिनार करता रहा, और करजन ने कहा नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं बंगाल के टोटे टोटे करके रहूंगा। और करजन ने फाइनली 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। तीन बातें, घोषणा कब की गई? 19 जुलाई। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू किया गया? 7 अगस्त। लागू कब कर दिया गया, इन्फोर्स कब हुआ था वो? तो 16 अक्टूबर। तो ये तीन चीजें याद रहे। 1905, संभावना यही है आपने से 1905 पूछा जाएगा। बंगाल विभाजन कब लागू किया गया? 1905। स्वदेशी आंदोलन कब किया गया? 1905। पर कभी अपनी किस्मत फूट जाए, अगला तारीख पूछ ले तो तारीख भी याद रख लेना भाई। ये बातें थी। वो जो पहली मीटिंग को संबोधित करने वाले कोई बंदे थे तो वो कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे। तमाम बातें याद रख लेना, देख लो आप सारी। 19 जुलाई को घोषणा करते हैं, 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट शुरू करते हैं, आनंद मोहन बोस पहली मीटिंग को संबोधित करते हैं, 16 अक्टूबर को और बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। जब लागू कर दिया तो हमारे लिए दुख का दिन था। हमने कहा ये क्या किया? तो हमने उस दिन शोक मनाया। तो हमने उसको किस रूप के अंदर मनाया? तो शोक दिवस के रूप में मनाया। हमारे एक बड़े कवि हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के थे, उनका दिल रोया और उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अंग्रेज चाहते हैं कि इस राज्यों के नाम पर हिंदू और मुस्लिम लड़े, अंग्रेज चाहते हैं कि राज्यों के नाम पर नॉन बांग्ला और बांग्ला स्पीकिंग लोग लड़ने लग जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। आप ये दिखाइए कि हम इस प्रकार का कोई भी काम लड़ाई का नहीं करेंगे, और आप ये भी जताइए कि हिंदू मुस्लिम तमाम जनसंख्या, बांग्ला भाषी, नॉन बांग्ला स्पीकिंग जितने भी लोग हैं, वो एक दूसरे को राखियां बांधे, एक दूसरे को अपना भाई माने, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे। ये संकल्प ले कि हम इस विपदा की घड़ी में
हम इस अंग्रेजों की चुनौती की घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हैं। हम एक साथ अंग्रेजों का विरोध करेंगे। हम बंगाल विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभात फेरियां निकाली गई, सुबह सुबह गंगा जी में जाके लोग स्नान करके आए, सबने एक दूसरे के राखियां बांधी। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि किसने कहा था कि इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में सेलिब्रेट कर दिया जाए, ऐसा कहने वाले जो बंदे थे वो कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि इसको हम क्या मनाएं? रक्षाबंधन। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने एक दूसरे की क्या बांधी थी? राखियां बांधी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारे बंगाल को ऐसे कैसे बांटा जा सकता है? और रविंद्र बाबू ने उस समय गीत गाया था, अमार सोनार बांग्ला। कौन सा गीत गाया था? अमार सोनार बांग्ला नाम का गीत गाया था। ये अमार सोनार बांग्ला जो है, ये अब आपके बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब मैं एक हिंट दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक देश का और राष्ट्रगान लिखा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप चेक करना वो कौन से देश का राष्ट्रगान है, आप कमेंट के अंदर बता देना। मैं नहीं बता रहा, अब आपको थोड़ी सी मेहनत आप यहाँ पर ये कर लेना। तो ये थोड़ी सी बातें कि कौन सा गीत गाया था? अमार सोनार बांग्ला, हमारा प्यारा बांग्ला, हमारा सोने जैसा बांग्ला, तुम ऐसे टोटे टोटे कैसे कर सकते हो? करजन तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी टाइप के नारे लगाए थे उन लोगों ने वहां पर। लेकिन करजन नहीं माना, नहीं माना, और वो बंगाल का विभाजन करके चला गया था। अब इस बंगाल विभाजन में जब स्वदेशी मूवमेंट चला तो और क्या रिएक्शन थी हमारी, हमने किस प्रकार उसका विरोध किया? हम कह रहे हैं हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो कैसे किया हमने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, वो सब हम देखते हैं। बड़े नेता सुरेंद्र नोट बनर्जी, बंगाल में आंदोलन और सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं आए, ये कोई मतलब ही नहीं। और वास्तव में स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के अंदर नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों चला रहे थे। बाकी पूरे भारत में तो गर्मपंथियों ने चलाया लगभग, नरमपंथी नहीं आए थे। पर बंगालियों ने इसको अपने इज्जत का सवाल बना लिया था, और उनको लगता था कि नहीं, ये जो भी हुआ है ये हमारी अस्मिता पर हमला है, ये जो भी हुआ है ये हमारे पर सीधा सीधा चोट है। अंग्रेज सरकार हमारी एकता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। इसलिए बंगाल में सब लोग जुटे हुए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने समाचार सुना और उन्होंने कहा कि यार ये आसमान से वज्रपात है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ये कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? और याद करने वाली सी बात बताऊं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने बंगाल विभाजन के लिए कहा था कि ये आसमान से वज्रपात है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ये उनका फेवरेट डायलॉग था। उनको कोई कह देता कि साहब लिटन ने उम्र को 21 से घटाकर 19 कर दिया आईसीएस में, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। किसी ने और आगे कहा कि साहब वो मुसलमानों को ना सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। सब बंगाल का पार्टीशन लागू कर दिया है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। मुझे लगता है यार उस आदमी को भी आगे ये भी कहा होगा साहब आपके बच्चा हुआ है, और बंदे के मुंह से अचानक यही निकल गया होगा बोल्ट फ्रॉम ब्लू है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का तो ये फिक्स डायलॉग ही था, याद ही रखना है। एक मैगजीन निकाला करते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाल के थे, तो मैगजीन का नाम ही था बंगाली। इस पत्रिका में लेख वेख लिखने शुरू कर दिए थे इन्होंने, और उन्होंने क्या कहा था याद रखना, आसमान से वज्रपात कहा था। बाकियों का पढ़ते। एक हुआ करते थे कृष्ण कुमार मित्र, एक मैगजीन निकालते थे संजीवनी, संजीवनी नाम की मैगजीन थी। और सबसे पहले इस मैगजीन ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। तो कोई अखबार जिसने लोगों को आह्वान किया, लोगों को कॉल किया इस बात के लिए कि हम बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का, हम यूज करेंगे स्वदेशी वस्तुओं का, वो थी संजीवनी। मैगजीन का नाम याद रखना। बंदा कौन? बंदा सबका दोस्त कृष्ण कुमार मित्र, तो नाम ही उसका मित्र रह गया आपके, देख लो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, ये हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे विदेशी वस्तुओं का, हम तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग ही करेंगे। बारिशाल जगह पड़ती है बंगाल के अंदर, माठ साहब थे वहां के। माठ साहब नेतागिरी करने में हमेशा आगे रहे। माठ साहब आज भी देख लो किसी गांव के अंदर माठ साहब पक्की हुई नेतागिरी करते हैं। अश्विन कुमार दत्त नाम करके माठ साहब थे, और अश्विन कुमार दत्त ने कहा कि भाइयों ये हम सब पर हमला है, इसलिए भाइयों की एक समिति बनाई जाए, देसी भाइयों की समिति बनाई जाए एकदम। तो उन्होंने एक बना दी स्वदेशी बांधव समिति। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस कोई पूछेगा, स्वदेशी बांधव समिति का गठन किसने किया था? अश्विन कुमार दत्त। वे कौन थे? तो वे 12 साल के एक अध्यापक थे, और एक मैगजीन निकालनी शुरू कर दी। मैगजीन का नाम ही कहा स्वदेशी। अपने तो अखबार है, एक अखबार निकाला, न्यूज़पेपर निकाला, और न्यूज़पेपर का नाम ही क्या रख दिया? स्वदेशी। दो अलग अलग बातें देखो, याद रखना। पहली बार कौन से अखबार ने ऐसा कहा
कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। संजीवनी किसका है? कृष्ण कुमार मित्र का। स्वदेशी नाम का अखबार ही किसने निकालना शुरू कर दिया? अश्विनी कुमार दत्त। कौन है? तो 22 साल के एक अध्यापक। और क्या किया? तो एक स्वदेश बांधव समिति या स्वदेशी बांधव समिति नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी उस बंदे ने स्टेब्लिश कर दिया था। लोगों में अब तो यूं लहर सी आ गई कि सब तरफ अपनी अपनी बात करें। रविंद्रनाथ टैगोर के एक भैया हुआ करते थे, अवनिंद्रनाथ टैगोर। मैंने दिन पहले ही बात बताई थी इनके परिवार के बारे में, तब मैंने और कहा था। अवनिंद्रनाथ टैगोर पेंटर थे। देखो आप, सबसे बड़े भैया एस.एन. टैगोर, भारत के पहले आईएएस। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर के अंदर नाम कमाया, भारत के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर। अवनिंद्रनाथ टैगोर पेंटर। मतलब एक ही परिवार में प्रतिभा कूट कूट के भर दी गई। और उन्होंने कहा भाई साहब, आज के बाद तो जो पेंटिंग बनाएंगे, आज के बाद तो जो चित्र बनाए जाएंगे, उनमें भी यूरोपियन टच तो नहीं आएगा। एकदम देसी चित्र बनाएंगे। हमारी जो यहाँ की चित्रकारी है उसको प्रमोट किया जाएगा, स्वदेशी चित्रकारी की जाएगी। हमारी लोकल जो भी आर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और कहा जो जो लोकल आर्ट में काम करना चाहते हैं मेरे पास आओ। जो जो लोकल आर्ट में काम करना चाहते हैं उनको मैं स्कॉलरशिप दूंगा, मैं एक संगठन बनाऊंगा। और उन्होंने एक संगठन बना दिया, इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स। ओरिएंटल का मतलब ये होता है हमारी पुरानी, प्राच्य। हिंदी में तो अपने प्राच्य ही बोलते हैं। हमारी पुरानी जो भी आर्ट है उसको रिवाइव करेंगे, हम केवल उसकी बात करेंगे। ये कोई जो भी फॉरेन का जो भी इन्फ्लुएंस आता है वो हम इस पर नहीं लाएंगे। नए नए लड़के मेरे से आगे जुड़ो। तो लोगों का साहब फिर अपने वाली पेंटिंग वेंटिंग बिके नहीं बिके, यूरोपियन वाली तो बिक रही है, अभी मार्केट है इसका। उनका नहीं बिकेगी तो कोई बात नहीं, तुम्हें भूखे नहीं मरने दूंगा, मैं स्कॉलरशिप दूंगा। और वो पहला लड़का जिसको इसके तहत स्कॉलरशिप दी गई थी उसका नाम था नंदलाल बोस। याद रखना, दोनों बातें याद रखने वाली सी बात कि नंदलाल बोस वह पहला लड़का था जिसको इसके लिए स्कॉलरशिप मिली थी। कौन सी संस्था द्वारा? इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स। किसकी थी? अवनिंद्रनाथ टैगोर। क्या करती थी? तो हमारी जो ओरिएंटल आर्ट है उसको रिवाइव करने का काम कर रही थी, स्वदेशी चित्रकारी का प्रयोग कर रही थी वो। नंदलाल बोस नाम याद रखना। ये कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस व्यक्ति को इस संस्था द्वारा प्रथम बार स्कॉलरशिप दी गई थी, तो वो बंदा कौन था? तो नंदलाल बोस था वो बंदा। आगे बढ़े अपने और पढ़े इसके अंदर। लोग बड़े सियाने निकले। लोगों ने कहा भाई साहब, हम तो दवाई भी है ना अंग्रेजों वाले नहीं खरीदेंगे, हम तो दवाई भी खुद की बनाएंगे। तुम दवाई हाथों हाथ कैसे बना दोगे? हम बना देंगे, चिंता ही मत करो। और अपने यहाँ पर एक हुआ करते थे पीसी रॉय, और पीसी रॉय ने बाकायदा दवाइयों की कंपनी बना दी थी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये है ना अब भी चलती है भाई कंपनी। आप कभी दवाइयों पे देखना, मेरा देखा हुआ है तो नाम कि ये दवाइयों के ऊपर बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम आता है। और पीसी रॉय का भी नाम यूं बड़ा फेमस रहा है। थोड़ा नेट पे और पीसी रॉय के बारे में सर्च करना, आपको यूं कई जानकारियां मिलेगी पीसी रॉय के बारे में। तो पीसी रॉय दवाइयां भी देसी, तो दवाइयां बनाने के लिए बंदे ने कौन सी संस्था बना दी? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। फार्मा मतलब दवाइयों वाली चीजें वो बनाएंगे अपने। तो ये देखो फिर स्वदेशी की बात, स्वदेशी चित्रकारी करेंगे, स्वदेशी दवाइयां बनाएंगे। अब फिर आगे और बढ़े। कल मैंने बताया था कि ग्रम दल वालों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए थे। कहा सरकार के तो स्कूल में भी नहीं जाएंगे, सरकार के कॉलेज में भी नहीं जाएंगे, तो टाबर पढ़ेंगे कहाँ? काम बनाएंगे स्कूल, उनमें टाबर पढ़ेंगे। कैसे बनाओगे? तुम्हारे पास कोई ऐसा है तरीका? का बाकायदा। और एक गुरुदास बनर्जी हुआ करते थे, जस्टिस गुरुदास बनर्जी, जज रहे हुए थे किसी टाइम में अंग्रेजों के टाइम के अंदर। और उन्होंने कहा कि लो साहब मैं बताता हूँ, और पूरी नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई उन लोगों ने कि किस किस प्रकार से और इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको। याद रखना गुरुदास बनर्जी का नाम। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित कर दी कि कैसे स्कूलें खोलेंगे, कैसे कॉलेज खोलेंगे, क्या सिलेबस होगा, कौन पढ़ाएगा। तो अब जब बंगाल में हो रहा है तो सबसे बड़ा जोर कलकत्ता के अंदर था इस बात का, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेजों का सीधा रास्ता, तो वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा बातें हो रही थी। तो कलकत्ता के अंदर कॉलेज बनाया जाएगा, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा देने वाला, नेशनल एजुकेशन देने वाला। बात वापस आओ उस पर। 1906 वाले सम्मेलन में वो ये बात कर भी रहे हैं, ये प्रस्ताव पारित हुआ है स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना रहे हैं यहाँ पे गुरुदास बनर्जी। गुरु नाम से बदल रहा है, गुरु जी है तो फिर शिक्षा की बात ही करेंगे, गुरुदास बनर्जी। तो कलकत्ता वाले कॉलेज के अंदर कौन पढ़ाएगा? और एक नेता उभर कर आया, ग्रमपंथी नेता अरविंद घोष। अरविंद ने कहा मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ बच्चों की क्लास मैं लूंगा एकदम, मैं बताऊंगा बच्चों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो कलकत्ता वाला कॉलेज था उसके प्रिंसिपल कोई बने थे, वो तो कौन थे? अरविंद घोष के प्रिंसिपल बने थे। और सबके अंदर ऐसी बातें थी कि कुछ ना कुछ अपने करना है। कॉलेज का नाम नेशनल कॉलेज, हमारा कॉलेज।
वरना अंग्रेजों के नाम पर कॉलेज होते नहीं, हम तो हमारा बनाएंगे, इसमें हम ही पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी एजुकेशन होगी। तो ये देख लो आप वापस सारी बातें कि बंगाल विभाजन का जैसे समाचार सुना, लोगों ने क्या कहा कि ये क्या है, हमारे लिए दुख का दिन है, शोक दिवस है। रविंद्र बाबू ने कहा कि अमार सोनार बांग्ला तोड़ दिया गया, राखियां बांधो। सुरेंद्रनाथ बनर्जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आसमान से वज्रपात है। कृष्ण कुमार मित्र बाहर निकालते थे, संजीवनी एडिटोरियल लिख के मारा कि आज के बाद केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट किया जाए। मार्ट साहब अश्विन कुमार दत्त 22 साल के स्कूल से निकले और स्वदेश के बंधुओं को लेकर समिति बना दी और स्वदेशी नाम का अखबार और निकाल दिया। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि चित्र भी अपने, जो बनाएगा उसको स्कॉलरशिप दूंगा। ये रही संस्था ओरिएंटल आर्ट्स के लिए, इंडियन सोसाइटी बनाते हम, और नंदलाल बोस को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। पीसी रॉय आए, उन्होंने कहा दवाइयां मेरी तरफ से भाई साहब, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। गुरुजी खुद आए, गुरुदास बनर्जी, उन्होंने कहा एजुकेशन हमारी तरफ से, पर मास्टरों की जरूरत है। अरविंद घोष आए, उन्होंने कहा फैकल्टी मैं, डेली क्लास मैं ले लूंगा, आप चिंता ही मत करो। पूरे बंगाल के अंदर उफान है अपने आप के अंदर, कौन क्या क्या काम करेगा, क्या क्या काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हम स्वदेशी आंदोलन में और क्या हो रहा था। अब हम कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल में थोड़ी हुआ था, बंगाल से बाहर भी स्वदेशी आंदोलन होता। यकीनन बंगाल से बाहर भी स्वदेशी आंदोलन की लहरें देखने को मिली, और ये एक बड़ी बात थी। देखो मैं आगे महत्व में और समझाऊंगा कि बंगाल विभाजन एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रखा था। बंगाल विभाजन एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। मुद्दा बंगाल का है, तोड़ा बंगाल को गया है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मद्रास में, यहां सब जगह भी प्रदर्शन हुए थे, यहां सब जगह भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए गए थे। भले ही बंगाल जितने बड़े नहीं हुए, लेकिन यहां पर भी ऐसी घटनाएं हुई थी। यह घटनाएं ये बताती है कि अब मद्रासी, पंजाबी और मराठी को भी लगता था कि बंगाली हमारे भाई है। आज यदि बंगालियों पर आंच आई है तो कल मद्रासियों पे आएगी, मद्रासियों पे आएगी तो कभी मराठियों पे आएगी, मराठियों पे आएगी तो कभी पंजाबियों पे आएगी। इसलिए क्यों ना ये जो पहला चैलेंज हमारे पर किया गया है, ये जो पहला कुठारा घात हम पर किया गया है, इसका मिलजुल कर जवाब दें। और जब मिलजुल कर जवाब देंगे तो अंग्रेज आगे से ऐसी करने की कोई हिमाकत नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि बंगाल के अंदर हालांकि नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों मिलकर लड़ रहे थे, पर बाकी देश के अंदर कहीं ना कहीं गर्मपंथियों का रोल ज्यादा था। यह नहीं है कि नरमपंथी से अलग हो गए हो, पूरा देश प्रभावित था तो नरमपंथी भी प्रभावित थे, पर ज्यादा जोर उनका था। ये मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं आपके कि आगे वाले नाम याद करने में आसानी रहेगी। क्योंकि अब कोई आपसे पूछे कि बंगाल के बाहर यह आंदोलन हुआ तो पंजाब में किसने चलाया, महाराष्ट्र में किसने चलाया, तो दो तो नाम वैसे याद रख लेंगे। गर्मपंथी नेता मैंने कौन कौन बताए, लाल, बाल, पाल, अरविंद घोष। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष दोनों कहां के हैं, बंगाल के। अब पीछे कौन बचे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय कहां के हैं, लाला जी पंजाब के। तिलक कहां के, महाराष्ट्र के। तो अब कोई पूछे कि पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यकीनन लाला लाजपत राय। कोई पूछे महाराष्ट्र में इस आंदोलन को कौन चला रहा था, यकीनन आपके बाल गंगाधर तिलक। तो दो नाम तो सीधे सीधे से याद रख लें, बाकी अपने याद करेंगे। अभी देखो कौन कौन से, बाकी दिल्ली में है, मद्रास में है, आंध्रा में है, सब जगह है। मैं सारे एक साथ ले आता हूं, फिर मैं एक एक पढ़ा देता हूं आपको। दो जो याद होने लायक है वो तो सबसे अपने लास्ट के अंदर लिखे हुए, पंजाब और महाराष्ट्र तो आपके याद हो जाएगा, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तीन याद रखने वाली सी बात है। दिल्ली के अंदर आंदोलन चला रहे थे सैयद हैदर रजा। दिल्ली में कौन चला रहे थे, सैयद हैदर रजा आंदोलन चला रहे। मद्रास में इस आंदोलन को चला रहे थे चिदम्बरम पिल्ले। चिदम्बरम, वैसे आपने जो अभी चिदम्बरम है वो भी शायद तमिलनाडु के ही है, तो मद्रास तमिलनाडु, चिदम्बरम पिल्ले याद रह जाएगा आपके। आंध्र प्रदेश में आंदोलन को चला रहे थे हरि सर्वोत्तम राव। ये राव ये सब भी आंध्र प्रदेश में होते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव, आंध्रा के हुआ करते थे। नाम याद रखना पांचों, ये नाम सुमेलित करवाने वाले के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। दिल्ली में आंदोलन किसने चलाया, सैयद हैदर रजा। मद्रास में आंदोलन किसने चलाया, चिदम्बरम पिले। आंध्र प्रदेश में आंदोलन किसने चलाया, हरि सर्वोत्तम राव। पंजाब में आंदोलन किसने चलाया, लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में आंदोलन किसने चलाया, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल के अंदर नहीं हुआ था, बंगाल से बाहर भी हुआ था, और बंगाल के बाहर इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को लीड किया था। ये बात आगे काम आएगी, अपने जब महत्व पढ़ेंगे तब उसके अंदर काम आएगी। फिर आगे अब 1907 तक आते आते
स्वदेशी आंदोलन को लेके नरम दल और गरम दल भिड़ गए। मैं बता चुका हूं बात, अधिवेशन पढ़ाए तब मैंने और बात बताई थी। नरम दल और गरम दल वालों के अंदर मतभेद उभर कर सामने आने लगे। मतभेद किस बात को लेके? दो बात को लेके, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट का यह मानना था, अब जब नाम ही मॉडरेट है तो उनकी पॉलिसीज भी मॉडरेट हुआ करती थी। उनका मानना था कि जब विभाजन बंगाल का है तो आंदोलन बंगाल में होना चाहिए यार, जाके पैर ना फटे भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पंजाब और महाराष्ट्र वालों को दर्द थोड़ी ना पता है। और गर्मपंथियों का यह कहना था, जब समानुभूति नाम की भी तो कोई चीज होती है, दूसरे के दर्द को वैसे भी स्वीकार किया जा सकता है। क्या ये जरूरी है कि हर चीज आदमी ठोकर खाने के बाद ही सीखे? दूसरों को देख के भी तो सीखा जा सकता है। और आज यदि हम बंगालियों के साथ नहीं खड़े होंगे तो अंग्रेजों को क्या लगेगा? अंग्रेजों को लगेगा यार ये तो देश ही अपने आप में खंड खंड है। और वो तो ये कहते हैं, अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया था कि भारत एक भौगोलिक इकाई है, बस आप यूं 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 ये छांट के रख लो भाई, इतने इतने के अंदर भारत है। आपस में तो इनके अंदर कोई मेल मिलाप नाम की चीज होती नहीं। उसको चैलेंज करने का समय है, बंगालियों के साथ खड़े होने का समय है। इसलिए हम सबको बंगालियों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो नरम दल ये मान रहा था कि आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, केवल बंगाल तक सीमित रखा जाना चाहिए। गरम दल का कहना था कि ना भाई, एंटायर इंडिया, संपूर्ण भारत। नरम दल ये कह रहा था कि हाँ बॉयकॉट करना है यार, बॉयकॉट, वस्तुओं का बॉयकॉट कर दो, सामान नहीं खरीदेंगे इनका, तो विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट किया जाना चाहिए, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दो आप, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। इन्होंने कहा ना ना, एक खाली चा चीनी ना खरीदने से कोई अंग्रेज थोड़ी मानने वाले हैं। तो पूरा अपना, एजुकेशन भी अपनी, पेंटिंग्स भी अपनी, सब कुछ, एवरी साइड ऑफ गवर्नमेंट जब बॉयकॉट की जाएगी तब जाके बुद्धि आएगी। हम तो इनके चुनावों में भाग भी नहीं लेंगे, हम तो इनके धीरे धीरे कानून मानने भी बंद करेंगे, तब जाके स्वराज मिलेगा। और तिलक ने कहना शुरू किया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, संपूर्ण बहिष्कार किया जाए, टोटल बॉयकॉट। इन दो बात को लेकर नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद थे, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन थे। कोई पूछ सकता है मेंस में सवाल, स्वदेशी आंदोलन को लेकर नरम दल तथा गरम दल में क्या मतभेद हो गए थे? या कभी पूछे 1907 के सूरत कांग्रेस में जो कांग्रेस के बीच फूट पड़ गई थी, उसके क्या कारण थे? ये कई कारण कि जहां अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, जहां गरम दल का प्रभाव था, लेकिन नरम दल वालों ने उसको सूरत के अंदर करवा लिया। इस बात पे भी कहीं ना कहीं मतभेद थे। जहां गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनवा दिया। जहां गरमपंथी बंगाल विभाजन के आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे, लेकिन वहीं पे जो नरमपंथी थे वो इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। जहां गरमपंथी प्रत्येक वस्तु का बहिष्कार करना चाहते थे, सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार करना चाहते थे, वहीं वे केवल इसे विदेशी वस्तुओं तक सीमित रखना चाहते थे। जहां गरमपंथी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के 4 प्रस्तावों को क्रियान्वित करवाना चाहते थे, उनकी सही व्याख्या करवाना चाहते थे, वहीं नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। अब 50 शब्दों का आंसर है, आप यदि 5 पॉइंट लिख के आते हो, आपको नंबर मिल जाते हैं, दूसरे वाले से आपका थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इन बातों को लेके, स्वदेशी आंदोलन को लेके नरम दल और गरम दल के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गए थे। लिखी हुई बात पढ़ लेते हैं तो मैंने समझा दिया आपको। लिखा हुआ है, नरम दल स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहता था, केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के पक्ष के अंदर थे। वहीं गरम दल जो था स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार करना चाहते थे। 1907 के बाद में सूरत कांग्रेस में फूट पड़ गई। सूरत कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद जब आप घर में लड़ लिए तो आंदोलन किस बात का चलाओगे? तो आंदोलन उसके बाद में क्या हो गया था? खत्म हो गया था। फिर मैंने वो बात बताई दी थी कि आंदोलन खत्म हुआ, वो तो हुआ, कांग्रेस में विभाजन हो गया, ब्रिटिश अंग्रेजों को मौका मिला। अब तक तो अंग्रेजों को लग रहा था कि यार ये मिलके लड़ रहे हैं, नरमपंथी भी खिलाफ और गरमपंथी भी अपने खिलाफ। अब अंग्रेजों को मौका मिला, आपस में लड़ लिए। अंग्रेजों को लगा अपने लिए ज्यादा खतरनाक कौन है, कि लाल बाल पाल रही है जो नए नए उगरे हैं ना आजकल, ये ज्यादा खतरनाक है, इनके पंख कतरे जाए।
और अंग्रेजों ने जो नए नए युवा जुड़ने शुरू हुए थे उनके लठ मारने शुरू किए। स्वाभाविक सी बात है, एक बार जो लठ खा के जाए वो अगली बार दोबारा आंदोलन में आने से पहले 4 बार सोचे। भगवान जाने अगली बार क्या हो क्या नहीं हो। मनोबल तो तोड़ती है ये सब चीजें। तो नरम पंथियों का उन्होंने थोड़ा सा फेवर ले लिया और गर्म पंथियों को उन्होंने जेलों के अंदर डालना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज करवाने शुरू कर दिया। तो मतभेद और बढ़े। उन्होंने लगा यार उन पे तो कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे पे कार्रवाई हो रही है। तो अंग्रेज और खेल खेल गए यहाँ पर वही है, जब खुद का सोना ही खोटा तो सुनार को क्या दोष दिया जाए। सबसे पहले तो का तिलक को गिरफ्तार किया जाए और तिलक पर एक धारा लगाई गई थी 124A। याद रखनी है, इस धारा को याद रखना है। 124A ये राजद्रोह की धारा है, सेडिशन चार्जेज है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी। हमारे देश के कानून में अब भी ये धारा है। जेएनयू वाले कन्हैया कुमार पे भी यही धारा थी, हार्दिक पटेल पर बीच में यही धारा लगाई गई थी। और ये धारा अपने को इसलिए याद रखनी है कि मैं बताऊंगा आगे गांधी जी पर यह सेम धारा लगाई जाएगी। तो तिलक पर यह धारा लगाई गई राजद्रोह की। पूछेगा कोई तिलक पर कौन सी धारा लगाई गई थी, तो ये सेक्शन 124A लगाया गया था तिलक के ऊपर और 6 साल के लिए जेल भेजा गया था। बर्मा के अंदर एक जगह पड़ती है मांडले, वहां मांडले जेल भेज दिया गया था। और तिलक ने कहा कि भाग्य में यदि ये लिखा है, यदि मेरे जेल जाने से देश को आजादी मिलती है, तो तिलक हंसी खुशी जेल जाने के लिए तैयार है। और कहा इंडिया में मत रखो इसको, तो बाहर टिकाओ ले जाके, ताकि इधर आंदोलन कुछ कर ही नहीं पाए। तो तिलक के साथ तो ये किया गया। तो याद रखना 1908 में तिलक पर ये लगाया गया था, ठेठ 1914 में जाके तिलक को बाद में छोड़ा था। तो 6 साल के लिए कहां पर भेज दिया गया था, बर्मा की मांडले जेल के अंदर भेज दिया गया। रंगून भी नहीं भेजा, रंगून भेजते तो टेलीफोन तो करते, इधर तो टेलीफोन और नहीं होगा कहीं। लाला लाजपत राय पंजाबी, ये देखो आप पंजाबियों को देखो, ये उस टाइम भी अमेरिका जाया करते थे। तो इस बार वापस कनाडा अमेरिका जाना था, तो आपने कहा पहले तो यहां से गए थे इंग्लैंड, इंग्लैंड से आगे चले गए अमेरिका, तो यूएस चले गए। ये 2 साल पहले आईएएस में क्वेश्चन था, कोई 4 स्टेटमेंट थे और उनमें एक स्टेटमेंट ये था कि लाला लाजपत राय इंग्लैंड होते हुए अमेरिका चले गए थे। याद रखना, हाँ चले गए थे भाई साहब, पंजाबियों का काम है जाना, पहले भी जाते थे आज भी चले जाते। बंगाली सब स्टेट लोग होते हैं, बंगालियों ने विपिन चंद्र पाल ने कहा कि नो नो अपने पार नहीं पड़े, जेंटलमैन पॉलिटिक्स करनी है। और ये यूं लाठीचार्ज वाला गर्मपंथी थे, पर वो जब लाठीचार्ज होने शुरू हुए तो उन्होंने कहा राम राम पॉलिटिक्स को। अरबिंदो को एक केस में पकड़ा गया था, मैं आगे बताऊंगा केस कौन सा है। अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा हुआ था, पूरी बातें वहां पर करेंगे। अरबिंदो को पकड़ा गया, मैंने पहले ही बताया था। अल्लाह जाने अरबिंदो के साथ में क्या किया था क्या नहीं किया था। अरबिंदो पॉलिटिक्स छोड़ो, बाबा जी बने थे, स्पिरिचुअल काम करने शुरू कर दिए थे। इंडिया छोड़ गया था बंदा, पांडिचेरी जाके बस गया था। पांडिचेरी में आज भी अरबिंदो आश्रम है, वहां पर आश्रम बना हुआ है। तो चले गए पांडिचेरी, ले दे के आपके 4 नेता थे, इन चारों का ये हाल है साहब, देख लो। तिलक बर्मा है, लाला लाजपत राय अमेरिका है, विपिन चंद्र पाल घर है, अरबिंदो पांडिचेरी चले गए। एक बाबा जी बन गए, एक ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, कोई अमेरिका जाके बिजनेस किया होगा, एक बंदे को जेल में ठोक दिया आपने। और जेल में धारा कौन सी लगी, धारा याद रखनी 124A राजद्रोह की धारा है, सेडिशन चार्जेज है। आगे गांधी जी पर लगेगा तब मैं और इसकी बातें करूंगा, क्योंकि गांधी जी तब तिलक को कोट करेंगे वहां पे कि तिलक पे लगी थी, अब मेरे पे लग रही। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब अपने ये आगे जितने भी आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे ना, उनमें ये चीजें मेंस की चीज है भाई। ये देखो किस आंदोलन का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्या स्वदेशी आंदोलन से बंगाल विभाजन रद्द करवा दिया गया था? नहीं, बंगाल विभाजन उस समय रद्द नहीं हुआ था, हालांकि रद्द हो गया था 1911 के अंदर। बंगाल विभाजन बाद में रद्द हुआ था, याद रखना। मुझे याद है एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था, 1911। मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो घटना वापस आएगी, तब हम वापस पढ़ेंगे उस बारे में कि बंगाल विभाजन बाद में जाकर रद्द हुआ था। पर तत्काल हाथों हाथ इमीडिएट आंदोलन की वजह से क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। तो जिस उद्देश्य के लिए कोई आंदोलन शुरू किया गया था, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई? नहीं। तो क्या आंदोलन असफल रहा? नहीं। असफलता अपने आप में सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। आगे विपिन चंद्रा में गांधी जी के आंदोलनों के बारे में बहुत अच्छा कोट है कि प्रत्येक बार लक्ष्य पर पहुंचना ही लक्ष्य नहीं होता है, या प्रत्येक बार मंजिल तक पहुंचना ही लक्ष्य नहीं होता है। कई बार मंजिल से 1-2 कदम पहले रुक जाना भी हार नहीं जीत होती है। क्योंकि हो सकता है आंदोलन आपके और ज्यादा लंबे चले, और ज्यादा आगे बढ़े, और तब तक जनता की शक्ति जो है, जनता का जो सामर्थ्य है, जनता की जो फीलिंग है, वो उतनी नहीं रह पाए और आंदोलन चलते चलते खुद ही टूट जाए।
ऐसा भी हो सकता है। इसलिए गांधी जी वाले आंदोलन तो हम आगे देखेंगे कि गांधी जी तो आंदोलनों को जानबूझ के वापस ले लिया करते थे ताकि जनता की शक्तियां समाप्त नहीं हो पाए। मैं जब गांधी जी वाले आंदोलन पढ़ाऊंगा तब इस पर ढंग से विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी आप इस पर इतना दिमाग मत लगाना। आप तो इतना कि स्वदेशी आंदोलन भले ही अपने तत्कालीन लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी हमारी उस आजादी की लड़ाई में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक मजबूत सीढ़ी है, इस पर चढ़कर ही आगे की बातें प्राप्त कर पाए थे हम। तो आखिर क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, इस फेलियर के अंदर भी कौन सी सफलता के राज छुपे हुए थे, हमें इसका महत्व लिखना पड़े, इंपॉर्टेंस लिखनी पड़े, तो हम क्या लिखें इसके अंदर। ये भारत का पहला अहिंसक आंदोलन था। 1857 की क्रांति के बाद में हमने इतना बड़ा कोई मास मूवमेंट नहीं चलाया था। हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आईसीएस के लिए कहीं पे झंडे लहरा दिए हो, 4 नारे लगा दिए, पर मास मूवमेंट, पब्लिक साथ आई हो, ऐसा कोई आंदोलन हम नहीं चला पाए थे। नॉन वायलेंट, याद रखना इसमें एक वर्ड है, अहिंसक आंदोलन था। किसी के आपके दिमाग में आएगी नहीं सर 57 की क्रांति भी तो कर दी थी हमने, नहीं भाई। या और कोई कल को आएगी सर वो आपके फड़के ने विद्रोह कर दिया था, या कोई कहेगी बिरसा मुंडा ने विद्रोह कर दिया था। हिंसक है सारे, नॉन वायलेंट पहला कोई आंदोलन था तो वो ये था। फिर दूसरा, जो पहली बार समाज के सभी वर्ग भाग ले रहे थे, वो जो आप कह रहे हो कि भाई किसान मजदूरों को साइड में रखा, इस बार सब थे, किसान थे, मजदूर थे, क्योंकि हमने खुद के उद्योग धंधे लगाए थे। खुद के उद्योग धंधे लगाएंगे तो मजदूर भी आएंगे उसके अंदर। एक्टिवली पार्टिसिपेट, इवन विमेन कि देखो ये भी है कि हिंसक आंदोलन के अंदर, आप इस बात को वैसे अदरवाइज नहीं लेके जाए, लेकिन हिंसक आंदोलन में महिलाएं जल्दी से भाग नहीं ले सकती। हालांकि मैं स्वीकार करता हूं महिलाएं एकदम बराबर की है, तन मन धन से वो भी किसी में भी लड़ सकती है, परंतु एक सीधा सीधा सा परसेप्शन ये है कि वायलेंट जो भी होगा, हालांकि हिंसक हमने किया था 57 की क्रांति और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी महिलाएं लड़ी है, लेकिन वो केवल लीडरशिप देने वाली है। एक बड़ी संख्या में महिलाएं हिंसक के अंदर जल्दी से नहीं जुड़ पाएगी, पर अहिंसक में तो कोई जुड़ सकता है। हिंसक में तो बच्चे भी नहीं जुड़ पाएंगे, हिंसक में तो कौन जाएगा, इसको हथियार चलाना आता है वही जा पाएगा, इसको हथियार नहीं चलाना आता वो सारे बाहर हो जाएंगे। पर अहिंसक में सारे जुड़ सकते हैं। आप ये कहोगे तलवार लेके आना, किसी को मार के आएंगे, आदमी एक बार सोचेगा जाना है कि नहीं जाना है। आप ये कहोगे मोमबत्ती लेके आना, स्टेच्यू सर्किल तक अपने तो नारे लगाते हुए चलेंगे, हर कोई आनिया बानिया तैयार रहेगा, यहां साहब लो मैं चलता हूँ। बुजुर्ग चलेगा, बच्चा चलेगा, महिला चलेगी, तो समाज के सभी वर्ग पार्टिसिपेट कर रहे थे, महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही। बड़ी बात थी कि महिलाएं तक आंदोलन में साथ। प्रभात फेरियां निकालनी है, गीत गाने हैं आपको, आमार सोनार बंगला अच्छा कौन गा सकता, लड़कियों की आवाज अच्छी है, लड़कियां गाएगी। अपने आप स्वदेशी आंदोलन में महिलाएं जुड़ गई। स्वदेशी चित्रकारी करनी है, महिलाओं को चित्र बनाने आते हैं, वो करेगी साहब। तो ये सब चीजें हुई थी इसमें। फिर वही जो मैं अभी बता रहा था कि एक बंगाल का जो विभाजन था, एक रीजनल मैटर है, बंगाल का मुद्दा है, पूरे देश में फैला। नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिली थी उसको, मजबूती मिली थी कि बंगाल विभाजन जैसे क्षत्रिय मुद्दे से शुरू हुआ था, लेकिन पूरे भारत में फैल गया। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली, हमारी जो राष्ट्रीय एकता थी उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्राप्त हुई थी, नेशनल यूनिटी को इसकी वजह से स्ट्रेंथ प्राप्त हुई थी। वही बात वापस, जब आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करोगे तो लोगे क्या, तो स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्तुएं लोगे तो किसने बनाई, वो हमारे उद्योग धंधों ने, तो हमारे उद्योग धंधों को अपना फायदा होगा, घरेलू उद्योगों को फायदा मिल जाएगा इस बात से। वो वापस बात, जब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ही बना रहे हो आप, तो पूरी की पूरी एजुकेशन काउंसिल ही बना रहे हो, तो एजुकेशन काउंसिल जब बनेगी तो आप स्कूलें बनाओगे। बड़ा हमने नेशनल कॉलेज अरबिंदो घोष प्रिंसिपल बन रहे हैं उसके, तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, कमी आएगी, बढ़ावा मिलेगा, सब बढ़ावा मिला इससे। सबसे बड़ी बात कि ये एक अहिंसक आंदोलन था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। युवा जुड़े खूब सारे, यूनिवर्सिटीज में जो लड़के पढ़ते थे वो खूब सारे जुड़े थे उससे। हुआ क्या कि युवा जो थे नरमपंथियों से कहीं ना कहीं निराश हो गए थे। उनको लगता था यार एप्लीकेशन वाले से तो आज बात हो कल बात हो, ये कड़ी निंदा करने से तो पार नहीं पड़ेगी, आर पार की लड़ाई कौन कर सकता है। और गर्मपंथियों ने कहा हम एक बार साथ दो, हम आर पार की लड़ाई करेंगे। तो युवा सारे के सारे किधर चले गए, गर्मपंथियों की तरफ। का क्या करना है, का बहिष्कार करना है, जुलूस निकालने हैं, हड़ताल करनी है, प्रोटेस्ट करने, करेंगे साहब, सब कुछ करेंगे। पर यह सब करने के बाद क्या बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, नहीं हुआ। उल्टा वो जो नेता जो कह रहे थे कि ऐसा करने से हम ये करवा देंगे, उन सबको पकड़ के आंदोलन को तितर बितर कर दिया गया, आंदोलन अपने आप खत्म हो गया, नेता खुद लड़ लिया आपस में।
युवाओं को लगा कि ये दोनों तरीके गलत है। ना तो नरमपंथियों के एप्लीकेशन और भाषण देने से बंगाल विभाजन रद्द होगा, ना गर्मपंथियों के स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से होगा। उनको लगा कि स्वराज के नारे और राष्ट्रीय शिक्षा की बातें केवल भौंतरी और थोथी, इनसे देश को आजादी छोड़िए बंगाल का विभाजन भी रद्द नहीं करवाया जा सकता। तो उनको लगा कि फिर क्या तरीका हो, जब अहिंसक तरीकों से, नॉन वायलेंट तरीकों से, पीसफुली हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते, देन व्हाट, आगे का क्या रास्ता अपनाया जाए। युवा मन था, जोश से भरा हुआ था, उसको लगा कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए, गोली का जवाब गोली से दिया जाए, लाठीचार्ज का जवाब लाठीचार्ज से दिया जाए। वो हमारे एक मारे, हम उनके दो मारे। हिंसा करनी पड़ेगी तभी ये बाहर जा पाएंगे। लड़के थे, उम्र कम थी, अपरिपक्व थे, इमेच्योर थे, ये नहीं समझते थे कि तुम्हारी 10, 15, 20, 50 बंदूकें कभी भी एक साम्राज्यवादी शक्ति का सामना नहीं कर पाएगी। पर फिर भी उनका मन डोला और वो एक हिंसक आंदोलन की तरफ बढ़ गए थे। तो ऐसा नहीं, तो हम इस बात को वैसे लेंगे कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने में जब इतना जोर लगाया तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई धारा उठ खड़ी हुई। यह भी महत्व है इसका, एक नई धारा मिली हमें। वो नई धारा कौन सी थी? हिंसक। हम ये कह सकते हैं कि किसका कितना प्रभाव पड़ा, उस पर चर्चा की जा सकती है, वो डिबेट का विषय हो सकता है कि क्या इससे आजादी मिली या क्या इससे आजादी मिली। पर एग्जैक्टली आप कभी ये नहीं कह सकते कि इससे ही आजादी मिली। सबका योगदान है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, कोई थोड़े समय के लिए, कोई लंबे समय के लिए, किसी का प्रभाव अधिक, किसी का प्रभाव कम। पर अंग्रेजों ने जब इतनी बुरी तरीके से कुचला तो हमारे देश में एक नया मूवमेंट खड़ा हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन एक नए आंदोलन को जन्म देके गया था, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म देके चला गया था। तो भारतीय युवाओं ने क्रांतिकारी आंदोलनों की ओर रुख कर लिया था। यह स्वदेशी आंदोलन का कुछ महत्व है। ये सारी बातें हमने इसकी पढ़ी। आप पूरा स्वदेशी आंदोलन ढंग से याद करना, शुरुआत में क्या क्या बातें हुई थी वो याद करना, और इसका महत्व क्या है वो याद करना। आगे की क्लास में हम और चीजें पढ़ेंगे। नीचे एक बात और लिखी हुई है, एक और लिखा हुआ है कि जब अंग्रेजों पर यह दबाव पड़ा कि स्वदेशी आंदोलन का, तो हालांकि उन्होंने बंगाल का विभाजन तो रद्द नहीं किया, पर अब नरमपंथियों ने अंग्रेजों को कहना शुरू किया। नरमपंथियों ने कहा हम तो तुम्हारा इतने साल तक साथ ही दे रहे थे, हमने तो कोई इतने बड़े आंदोलन भी नहीं चलाए थे, और हमें लगता था यार तुम न्यायप्रिय हो और तुम सुधार कर दोगे। पर जब तुमने सुधार किए ही नहीं, उल्टा हमारे पे लाठियां चलाने की कोशिश कर दी, तो देखो आक्रोश तो आएगा, लोग आउटरेज तो होंगे, तो यार सुधार तो करना ही चाहिए। तो अंग्रेजों को लगा एक लॉलीपॉप दिया जाना चाहिए, नरमपंथियों के कहने पर सुधार कर दें एक बार, तो फिर नरमपंथी और गर्मपंथियों की खाई और बढ़ जाएगी। और अंग्रेजों ने हाथों हाथ 1909 के अंदर सुधार कर दिए। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मार्लेमेंटो सुधार, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसको हम मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। किसी भी घटना के बाद होने वाली घटना अपने आप में परिणाम होती है। हम ये कह सकते हैं कि 1909 में सुधार क्यों किए? आपने पिछले सुधार किए थे 1892 में, तो बीच में तो नहीं किया आपने, 8, 9, 17 साल हो गए। इस बार ऐसा क्या था कि आपको सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ गया? इस बार स्वदेशी आंदोलन था, इस बार स्वदेशी आंदोलन का दबाव था। तो भले वो उस समय दबाव नहीं उत्पन्न कर पाया हो, अपने उस लक्ष्य को स्थापित नहीं कर पाया हो, प्राप्त नहीं कर पाया हो, लेकिन 2 साल बाद अंग्रेजों को कहीं ना कहीं इंडियन सिस्टम के अंदर सुधार करने पड़े थे। क्या थे वो सुधार? हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे उन सुधारों के बारे में। अगली क्लास में हम मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे और उन सब चीजों के बारे में हम और पढ़ेंगे। थैंक यू।